हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली मिश्रा। हमारी देश में चल रही अभी विभिन्न प्रकार के मुद्दों में से एक मुद्दा है जातिगत जनगणना। 15 नंबर की जनगणना हमारे देश ने 2011 ईस्वी में ही करवाई थी। 2011 ईस्वी में 15वीं जनगणना हुई थी। उसके पश्चात परंपरा रहा है कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होगी और ये संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया था। जब 2021 में जनगणना की बात आई तो कोविड-19 जैसे मुद्दे आ गए। कोविड-19 के बाद चुनाव और फिर चुनाव के बाद हो सकता है कि जो वर्तमान सत्ताधारी दल है वो ऐसा कहीं सोच रही होंगे कि परिसीमन आयोग ने जो 26 का डेटा रखा था उसके बाद कराने को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां गतिरोध हो सकती थी। लेकिन हालिया राजनीति ने इसे एक अलग तूल दिया है और लगभग एक सदी के बाद एक बार फिर से हमारी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना पे मुहर लगा दिया है। अर्थात जातिगत जनगणना पुनः अब जो जनगणना होगी, हो सकता है 2025 के वर्ष में हो जाए, तो उसमें जाति के आधार पर जनगणना किया जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है जातिगत जनगणना। पहले दो टॉपिक है, एक जनगणना और दूसरा जातिगत आधार पे आरक्षण। ये जनगणना कराया ही इसलिए जाता है, जनगणना जो है इसका उद्देश्य दो है। एक उद्देश्य तो हमेशा जनगणना का होता है कि नीतियां बनाना और फिर इस नीति के आधार पे समुदाय या ऐसे कह सकते हैं कि निम्न समुदाय या हाशिए पर आए लोगों का विकास या उत्थान करना। ये जनगणना का उद्देश्य होता है। तो जनगणना का उद्देश्य जानने से पहले हम उद्देश्य तो हमने देख लिया कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि नीतियां बनाना और फिर इस नीति के आधार पर निम्न समुदाय या फिर हाशिए पर आए लोगों का उत्थान करना, विकास करना। ऐसे में और एक दूसरा वर्ड है हमारा आरक्षण। तो हम आज अपनी इस क्लास को, इस लेक्चर को दो भागों में बांटेंगे, आरक्षण और जनगणना। दोस्तों, जनगणना और आरक्षण का वही संबंध है जो संबंध रॉकेट और एक उपग्रह का होता है, सैटेलाइट का। जिस प्रकार हमारा टेलीफोन सैटेलाइट के रडार से लिंक होकर और फिर हम तक इंटरनेट पहुंचता है, और जिस इंटरनेट के माध्यम से मैं एक छोटा सा कोने में से बैठकर अपनी आवाज़ को देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचा रहा हूं, वो एक रॉकेट और सैटेलाइट का संबंध होता है। वैसे ही हमारा देश में जो आरक्षण है वो एक जनगणना और आरक्षण का संबंध दिखाता है। जिस प्रकार से जनगणना एक रॉकेट किसी भी सैटेलाइट का आधार होता है अंतरिक्ष में जाने के लिए, वैसे ही एक आरक्षण के लिए जनगणना आधार होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरक्षण और जनगणना।
जनगणना का कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम आरक्षण पर आएंगे। आरक्षण की जो बात है तो वो यहां तक हमको आना है। मैं किसी भी चीज को या किसी भी मुद्दे को उसके सतही बातों से मैं बात नहीं करता हूँ, या मुझे सतही में इंटरेस्ट भी नहीं रहा, रुचि भी नहीं है हमारी, जब तक कि उसके एकदम अंदर जाकर के उस बातों को एक तथ्यात्मक रूप से नहीं जान लेते हैं, तब तक उस बातों को कहीं भी कहने में, समझने में मैं अपने आप को एक सही महसूस नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं आपको बहुत पीछे, लगभग एक शताब्दी पीछे ले जाकर के 1906 ईस्वी से, 1906 से फिर 1919, फिर 1932, फिर 1951, फिर 2000, 1990, 2019 और फिर 2023। ये 1 2 3 4 5 6 7 महत्वपूर्ण बिंदु तक मैं आप सबों को निवेदन करूंगा कि हमारे इस पूरे लेक्चर को, क्लास को समझिए। फिर आरक्षण पर कहीं भी आपको कभी भी संदेह नहीं रहेगा। आरक्षण के लिए या फिर इस प्रकार की ज्ञान देने के लिए या इस प्रकार की बातें कहने के लिए विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया हैं। सभी ने अपना अपना विचार रखा होगा, आपने भी देखा होगा। लेकिन ये जो विचार है, ये किसी का व्यक्तिगत विचार नहीं, मेरा विचार नहीं है, या किसी को किसी विशेष प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए क्लास नहीं है। ये जो एकदम फैक्ट और जो एक आधार है, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिका पुस्तकों का आधार है, वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले जनगणना का जो पृष्ठभूमि रहा वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने करवाया था। इसीलिए इससे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति वो लॉर्ड मेयो होता है। ये किस लिए कराए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति की उन्हें जरूरत था। एंग्लो इंडियन कितने हैं, प्लस में एक आधार बनाना कि इस समुदाय के कितने कितने लोग हैं जो हमारे कंपनी में काम कर सकेंगे। परंतु ये एक व्यवस्थित तरीका से नहीं किया गया था, लेकिन फिर 1881 में व्यवस्थित तरीका से हुआ। 1891 प्रत्येक 10 वर्ष पे, 1891 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में और 1931 में। बस यही हम रुकेंगे। यहां हम इसलिए रुकेंगे कि यहां तक जो भी जनगणना हुई थी वो, और ये महत्वपूर्ण है, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। और जो 1990 और 80 के दशक में जो हमें आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो भी यहीं से लिया गया था। ये जो मंडल आयोग बनी थी 50 साल पीछे जाकर के जो डेटा बनाया गया था, उस डेटा पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस पर कई सारे लोगों ने विरोध किया कि 50 साल पुराने डेटा को लेकर के हम, या फिर 50 साल पुराने डेटा पर आरक्षण सही नहीं है। फिर कुछ लोगों ने यह कहा कि कम से कम आरक्षण तो है, इसलिए ये सही है। और जो सामान्य कोटि के लोग थे वो निश्चित रूप से सब कुछ का विरोध किया। आरक्षण चाहिए, मतलब प्रावधान ही नहीं करना था। इस पर हम आएंगे। और 1931 के बाद फिर हम 2011 के जनगणना पे आएंगे। ठीक है, ये जनगणना का कुछ पृष्ठभूमि था। और अब हम, जैसे कि बताया हूं कि जनगणना का उद्देश्य ही होता है एक समुदाय नीतियां बनाना, और नीति बनाने के लिए एक व्यवस्थित डाटा चाहिए, और वो डाटा जनगणना के आधार पर आती है। 1931 में जो जाति के आधार पर जनगणना की गई थी, उसी के आधार पर मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया। अब आरक्षण का पृष्ठभूमि क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे।
सबसे पहले आरक्षण है क्या? तो आरक्षण को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये 25 वर्ष का एक लड़का है, 25 ईयर ओल्ड, और ये 10 वर्ष का एक बालक है, 10 ईयर ओल्ड। और ये इन दोनों के लिए एक लक्ष्य है, यहां इन दोनों को पहुंचना है। ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी पहुंच जाएगा और इसको पहुंचने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पर है और ये यहां पर है। इस बीच की जो खाई है, इस बीच की जो खाई है, ये गैप है, इसे दूर करना आरक्षण कहलाएगा। दूर करना ही आरक्षण है, समझ रहे हैं? इसको हम कह सकते हैं कि पिछड़े, आधार जो भी हो, जाति रहा हो, सामाजिक रहा हो, आर्थिक रहा हो, लेकिन ये कुछ वर्ग हैं जो बहुत पीछे रह गए थे और ये कुछ वर्ग हैं जो बहुत आगे रह गए हैं। लेकिन अगर यहां पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया तो फिर से यही वर्ग आगे जाएंगे और ये वर्ग को यहां तक आने में बहुत समय लग जाएगा। इसी दोनों के खाई को दूर करने के लिए हमारे संविधान ने कुछ प्रावधान किए जिसे हमने आरक्षण कहा, और समय समय पर उस आरक्षण में बदलाव किया गया। आज हम इसी आरक्षण के बारे में बात करेंगे कि इस खाई को दूर करने के लिए जो प्रावधान किया गया, जो विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाया गया, क्या वो उपकरण 75-76 वर्ष में कहां तक और किस सीमा तक हद हो पाया, या अब भी वो राजनीति दल का एक रिमोट बन के रह गया है? इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, हमारे देश, अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा। हमारा जो देश है उसमें ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, मतलब जहांगीर और अकबर के समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ था और जहांगीर के टाइम पे आ गया था। 500 साल तक धीरे धीरे रहते हुए उन्होंने सारे सामाजिक लोगों को, सबको पहचान लिया और एक स्टडी कर लिया किस आधार पे इन्हें और इनसे काम लेना है और किस आधार पर काम आगे बढ़ाना है। मैं आईएनसी के बारे में पिछले कई सारे क्लास मैंने लिया था और बताया भी हूं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आईएनसी, और ये एक महत्वपूर्ण काम करती है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने निश्चित रूप से ब्रिटिश को बहिष्कार करके बहुत क्षति पहुंचाया था और यहां तक कि ब्रिटिश को काफी नुकसान हुआ और घुटने के बल ये लाने में कामयाब रहे कुछ हद तक। ऐसे में ब्रिटिश को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो इस आईएनसी को चुनौती दे सके, और आईएनसी को चुनौती देने के लिए जिस समुदाय को या जिस पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को आप खड़े करेंगे, उसे भी एक विशेष प्रकार का लाभ चाहिए। बगैर लाभ का वो आईएनसी का विरोध नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक उपकरण बनाया। मैं उपकरण कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाया 1906 में, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग आगा खान के नेतृत्व में, आगा खान के नेतृत्व में। अब इस आगा खान को या मुस्लिम लीग को लाभ चाहिए। लाभ क्या मिला इनको? इनको लाभ मिला कि
हम तुमको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी देंगे, सांप्रदायिक रूप से क्या ही तो कहते हैं उसको, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल देंगे, सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या होता है? सांप्रदायिक, अब हमारे यहाँ पर क्या है ना, आरक्षण तो है, लेकिन उस आरक्षण में ये प्रावधान नहीं है अभी वर्तमान में कि अगर समस्तीपुर सांभवी चौधरी के लिए रिजर्व सीट है तो वहां पर सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है प्रावधान, ये प्रावधान नहीं है। राजनगर अगर रिजर्व सीट है तो वहां पर एससी के लोग ही वोट देंगे, ये भी प्रावधान नहीं है। तो ये साधारण आरक्षण क्षेत्र हुआ। सांप्रदायिक आरक्षण क्षेत्र ये होता है जिसमें अगर मुस्लिम के लिए सीट आरक्षित किया गया है तो वहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट भी देंगे। अगर एससी के लिए सीट रिजर्व किया गया है तो एससी के लोग ही वोट भी देंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इन्होंने ब्रिटिश ने 1906 ईस्वी में इसे सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र के लिए लालच दिया और 1909 ईस्वी में एक एक्ट आता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मार्ले मिंटो शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो रिफॉर्म मतलब सुधार अधिनियम। इसका क्या कार्य था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का? इसमें यह सांप्रदायिक सीट का प्रावधान किया गया और मुस्लिम को धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान, यह हमारे देश में पहला आरक्षण का प्रावधान किया गया जहां से आरक्षण नाम का बीज का जन्म होता है। मार्ले दोस्तों सचिव था और मिंटो वायसराय था इंडिया का। मार्ले ने एक बार मिंटो से कहा, हम नाग के दांत बो रहे हैं जो एक दिन भारतीय को जरूर डसेगा, और वो समय आ गया है कि जब ये इतिहास के इस बिंदु ने वाकई में अभी यहाँ के लोगों को विभाजन की श्रेणी में लाकर रख दिया है, जहां पर जाति के आधार पर विरोध, धर्म के आधार पर विरोध, धर्म के आधार पर आतंकवाद, धर्म के आधार पर मृत्यु, धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक लाभ, विभिन्न प्रकार के लाभ हानि घटा है। और ये इनका बात सही रहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और एक दिन भारतीय जरूर डसेगा, और ये पहला धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान यहां से किया गया था। दूसरा, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, नहीं इसको बोलते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू इसमें सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। यहां पर ये जो संप्रदाय, ये जो आरक्षण था, इसमें सिर्फ मुस्लिम को दिया गया। मुस्लिम का क्या लाभ था? उसको संप्रदाय के आधार पर चुनाव क्षेत्र मिला। ब्रिटिश को क्या लाभ था कि आईएनसी का विरोध करने के लिए और ब्रिटिश तक इनकी बात पहुंचाने के लिए उन्हें एक अपने मन पसंदीदा पार्टी मिल गया। 10 वर्ष बाद फिर जनगणना हुआ 11 में, और 1919 ईस्वी में जनगणना के बाद, जैसे मैंने बताया यहां भी हुआ, जनगणना के बाद 1919 ईस्वी में यहां पर सिर्फ मुस्लिम था। अब देखो किसे किसे मिला, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन्हें भी आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। इन्हें भी आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। अर्थात 1909 स्टार्ट था जो सिर्फ मुसलमान के लिए था,
और 1919 में बढ़ा करके इन सभी को आरक्षण दे दिया गया। मतलब मुस्लिम के लिए मुस्लिम का क्षेत्र, सिख के लिए सिख का क्षेत्र, ईसाई के लिए ईसाई का क्षेत्र, और एंग्लो इंडियन वो होता है जो इंग्लैंड का रहा हो और इंडिया में आके रेसिडेंशियल हो गया हो, उसके लिए अलग क्षेत्र। इसने और मजबूती दी आरक्षण को। 1919 ईस्वी का अब फिर से जनगणना हुई 11 के बाद 21 में, और 21 के बाद 31 में, और 31 का जो आधार रहा वो हमारे देश के दिशा और दशा दोनों ही बदल दिया। हम 31 के आधार को पढ़ते हैं यहां पे। देखिए, अब हम 1906, 1906, 1919, 1932 1932 में क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं पूना समझौता। या इसी को हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या तो बोलते हैं इसको? कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट। ये सांप्रदायिक पंचाट क्या था दोस्तों? 1930 के दशक में, 30 के दशक में क्या मतलब 1930 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन। 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ कि इसमें देश के दशा और दिशा को आधार देना था कि अपने देश को किस हिसाब से विकास करेंगे, विकसित करेंगे और किस दिशा में ले जाएंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, और इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद। लेकिन जब यहां से गांधी जी गए तो यहाँ पे सरोजनी नायडू, भीमराव अंबेडकर जैसे कई महत्वपूर्ण नेता थे। इनकी बात यहाँ पर नहीं बनी कम्युनल अवार्ड के चक्कर में। कम्युनल अवार्ड वो था जिसमें डिप्रेस्ड क्लास अर्थात जो दलित लोग, जिसे हम अभी एससी और एसटी कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्व उसे डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, दलित वर्गों को आरक्षण का प्रावधान करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा था। लेकिन गांधी जी ने उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और गांधी जी खाली हाथ भारत लौट आए। गांधी जी पर जब इंडियन पत्रकार या विभिन्न देशों के पत्रकारों ने हंसा तो गांधी जी जहाज से उतरे और जवाब देते हैं कि मैं खाली हाथ भारत जरूर लौटा हूं, लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। अर्थात इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन जो हमारे देश के जो विभिन्न प्रकार के जो पार्टी था, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटा जा रहा था, सिख में, मुसलमान में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, उसे हमने फिर से दलित और एससी एसटी के लिए नहीं बंटने दिया। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं हुआ, अड़िग रहे ये भीमराव अंबेडकर जी भी और अड़िग रहे गांधी जी भी। फिर 24 सितंबर 1932 को गांधी जी, 24 सितंबर 1932 का डेट एग्जैक्ट याद रखना है, प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जाता है। 1932 को उसको क्या बोलते हैं? मरण तक उपवास, मतलब अनटू फास्ट, फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ, मृत्यु तक उपवास, मतलब भाई आमरण अनशन। हाँ, आमरण अनशन बोलते हैं, अनशन अर्थात जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं अनशन करूंगा। गांधी जी अपना ये यरवदा जेल में रह करके एक संकल्प लिए। फाइनली भीमराव अंबेडकर जी इनसे मिलते हैं और दोनों ही जान रहे थे, गांधी जी भी, कि इनका डिमांड जायज़ है। लेकिन गांधी जी का जो विचार था वो ये था कि अगर जिस तरह से हम सिख, इस्लाम, ईसाई, क्रिश्चियन को आरक्षण दिया हूं और अब दलित
समुदाय को और महादलित को दे दूं, तो कहीं ना कहीं फिर से हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद जैसे मुद्दे हावी हो जाएंगे और हमारा देश पिछड़ जाएगा। वहीं पर विचार भीमराव अंबेडकर का था कि अगर जो डिप्रेस्ड क्लास है उसे अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया तो फिर से वही उच्च वर्गीय लोग आगे बढ़ते जाएंगे और निम्न वर्गीय लोग निम्न ही रह जाएंगे। दोनों का विचार अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सत्य था। ऐसे में कुछ तुम भी मानो, कुछ हम भी माने। आरक्षण का प्रावधान किया, आरक्षण प्रावधान हुआ, लेकिन क्या इधर था, सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र नहीं था, सांप्रदायिक सेपरेट नहीं था, सांप्रदायिक स्थायी, स्थायी या सेपरेट। सेपरेट मतलब मैंने अभी बताया था कि जो क्षेत्र रिजर्व होगा, जैसे एससी के लिए, तो एससी के लोग ही वोट नहीं करेंगे, वो साधारण निर्वाचन क्षेत्र होगा, साधारण आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र हुआ, साधारण निर्वाचन आरक्षण क्षेत्र। अर्थात समस्तीपुर जैसे रिजर्व सीट है तो इसमें एससी कैटेगरी के लोग ही खड़े होंगे, परंतु यहाँ पे ब्राह्मण भी वोट करेगा, यहाँ पर ओबीसी भी वोट करेगा, एससी भी वोट करेगा, एसटी भी वोट करेगा। परंतु पहले जो रिजर्व सीट था उसमें मुस्लिम के लिए था तो केवल मुस्लिम वोट करेगा, केवल सिख के लिए था तो केवल सिख वोट करेगा। यहाँ पर गांधी जी भी विचार पर ओके, गांधी जी भी इनका बात मान लिए और ये भी बात मान लिए, और यहाँ पर 18% आरक्षण का प्रावधान हुआ। कितना परसेंट? 18%। तो ये स्वतंत्रता पूर्व आरक्षण का कुछ इतिहास था। 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बनती है आईएनसी के विरोध के लिए। 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो रिफॉर्म सुधार आता है जो मुस्लिम लीग को लाभ पहुंचाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी देती है। 1919 में जो सिर्फ मुसलमान के लिए था उसे बढ़ा करके सिख, ईसाई और क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए भी कर दिया गया। 1932 में दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1932 के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ। फिर 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार आ जाता है और उस वर्ल्ड वार में कोई इस प्रकार का विशेष राजनीतिक उठापटक रहने के कारण किसी ने सरकार पर उस प्रकार का दबाव नहीं बनाया, जो जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया। फिर कई सारे आयोग आया और उस आयोग के आधार पर भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता पश्चात 1951 ईस्वी में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया। इसमें पार्ट 3 में एक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में 2 प्रावधान हैं, एक है आर्टिकल 15 और एक है आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण के आधार पर प्रतिषेध निषेध होगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर, अर्थात एक तरफ तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तरफ आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन मतलब लोक का जो कार्य होगा, सरकारी क्षेत्र में जो भी कार्य होगा, उसके लिए सभी लोगों को समान
नियोजन अवसर दिया जाएगा। परंतु इसी कॉन्स्टिट्यूएंशन में संविधान में एक अपवाद किया गया। अपवाद आर्टिकल 15 का भी था और आर्टिकल 16 का भी था। आर्टिकल 15 में अपवाद किया गया कि दलित और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, क्षमा चाहूंगा, आर्टिकल 15 में किया गया कि महिला और कुछ वर्ग जिसे इस क्षेत्र में आरक्षण, कुछ क्षेत्र में इन्हें छूट दिया जाएगा। और 16 में प्रावधान किया गया कि SC, ST और बाद में जाकर के OBC इन्हें कुछ आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये संवैधानिक पृष्ठभूमि था हमारे आरक्षण का। इससे पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया, अब संवैधानिक पृष्ठभूमि बताया कि पार्ट 3 में मौलिक अधिकार होता है कि जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो लोगों को लाभ मिले। आर्टिकल 15 और 16 में संवैधानिक अधिकार मिला कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको नौकरी का अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद रहा महिला और कुछ समुदाय के लिए, और इसमें अपवाद रहा वही महिला और कुछ समुदाय के लिए आरक्षण का। फिर आरक्षण 1951 के बाद में भारत में 22.5 22.5%। देखिए सबसे पहले तो एक कुछ कीवर्ड है, SC, ST, OBC। SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, SCEDULE। ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्यूट। OBC मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। देखिए सबसे पहले संविधान में इन्हीं दो के लिए प्रावधान था। SC के लिए था 15.5% आरक्षण और इनके लिए था 7% आरक्षण, 22.5% आरक्षण। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे देश का विकास होता गया और देश हमारी आज़ाद हुई और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ, बढ़ते चले गए छोटे छोटे कदमों से और बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करते चले गए, तो लोगों के मन में एक विचार आया कि SC ST के अलावे भी हमारे कई सारे लोग हैं जो इस अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी एक आरक्षण की श्रेणी मिलना चाहिए, उन्हें भी एक लाभ मिलना चाहिए। परंतु उस लाभ के लिए करीब 4 दशक का इंतजार करना पड़ा और फाइनली 1990 ईस्वी में, 1980 में एक BP मंडल कमीशन बना। BP मंडल दोस्त बता दूं कि BP मंडल बिहार के मधेपुरा से थे। मधेपुरा जिला है अपना सुपौल सहरसा के पास। और ये BP मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और दोस्तों BP मंडल CM ऑफ बिहार रहे थे 1968 में। आप सब लोग BP मंडल आयोग जरूर जानते होंगे, परंतु ये भी डिटेल भी है जिनके बारे में जानना जरूरी है कि वो CM रहे थे 7वें नंबर के 1968 ईस्वी में। 1980 में BP मंडल ने एक कमीशन बना और जिसमें प्रावधान किया गया कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और आधार 1931 की जनगणना, और EWS को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों यहां पे EWS का फुल फॉर्म लिख देता हूं, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इसे तो डन कर दिया गया, लेकिन इसे नहीं माना गया। कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और OBC को जाति के आधार पर और पिछड़े होने के कारण इन्हें आरक्षण का प्रावधान 1990 में, शायद 7 अगस्त का डेट था अगर मैं सही हूं तो, इसे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने पास कर दिया। और वो एक राजनीतिक कार्ड था बहुत भयंकर, जिसमें
ये मंडल आयोग लागू हो गया और ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण मिला। इसमें एक पवन नाम का एक जनरल लड़का हुआ करता था जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था, आग लगा करके अपने आप को जला लिया था, शायद बिहार से ही था वो। तो 27% आरक्षण का प्रावधान हुआ। इस प्रकार से आप देखिए तो ये 22.5 और 27 कितना हो गया, 49.5%। 49.5%, ये 49.5% आरक्षण हो गया। और 10% ईडब्ल्यूएस को मिला था, तो ये हो जाता 60% के आसपास। 60% सीट रिजर्व हो जाएगा, 40% लोग जनरल से आएंगे, ऐसे बहुत समस्या होगी। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी और इंदिरा साहनी ने 50% का एक सीमा बनाया, जिसे प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा कि मैं उस 50% का आरक्षण को ढा दूंगा। इंदिरा साहनी ने 50% आरक्षण को क्या किया, एक दीवार बनाया और कहा कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओबीसी में कई सारे जातियां थी और सभी को, जैसे कि बिहार में, यूपी में मैं लगा दूं तो यादव और जैसे कि और इधर सुनार वगैरह सब जो होता है, बनिया, ये लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण प्रावधान किया, लेकिन उस टाइम पे इसे नहीं लगाया गया। वर्ष 2019 और भारत में एनडीए की सरकार बनने से पूर्व या बनने के शायद सेकेंड टर्म बनने के बाद, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड टर्म बनने के बाद शायद 2019 में ईडब्ल्यूएस बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति साइन करके इसे एक कानून का दर्जा दे दिया गया और इसे भी 10% आरक्षण का प्रावधान बना दिया गया। इस तरह से देश में ईडब्ल्यूएस भी लागू हो गया। तो अभी वर्तमान में शेड्यूल कास्ट के लिए 15.5%, शेड्यूल ट्राइब्यूट के लिए 7%, 22.5% और 27% ओबीसी के लिए 49.5% और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए इतना आरक्षण का प्रावधान है। अर्थात ऐसा मानिए कि किसी भी नौकरी के लिए अगर 100 पोस्ट निकलती है तो इसमें से 10 सीट ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, 27 सीट ओबीसी को मिलेगी, 15 या फिर 16 सीट एससी को मिलेगी और 7 सीट एसटी के लिए। ये रिजर्व सीट है, वो खाई है, जैसे बड़ा से यहां तक खाई है ना, इसे भरने के लिए है। अब बाकी सीटों पे सभी का लड़ाई है 2019 में। लेकिन ओबीसी जो पास हुआ, ओबीसी के लिए एक बड़ा, कौन सा गेम का बड़ा गेम हो गया, इसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर क्या होता है, तो क्रीम का लेयर अर्थात जिस भी फैमिली का इनकम 8 लाख से ज्यादा होगा, 8 लाख से ज्यादा होगा, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। ये ओबीसी आरक्षण में प्रावधान किया गया। ठीक, फिर हम 2023 आए, 2019 का हो गया, 2023 का एक छोटा सा टॉपिक है, बता दूं कि पिछले दिनों 2023 में 2024 में आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे एससी लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 लोगों में शायद बी.आर. गवई जो कि अभी अध्यक्ष बनने वाले हैं, सीजेआई होने वाले हैं, उनके अध्यक्षता में बताया गया कि शेड्यूल कास्ट को भी अब और शेड्यूल ट्राइब्यूट को भी अब क्रीमी लेयर मिलना चाहिए। मतलब इसमें भी एक निश्चित आमदनी का सीमा लगाना चाहिए कि जो भी फैमिली इस इनकम से ज़्यादा कमा रही हो वो आरक्षण के सीमा में नहीं आएगी, जिसे विरोध किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, और पूरा भारत इस आरक्षण के विरुद्ध में गया। और यहाँ तक कि सांसद में, पार्लियामेंट में जाकर के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आरक्षण का इतिहास अभी तक का था। अब जो अभी 2-4 दिनों में जो तूल पकड़ी है राजनीति, उस पर मैं आता हूं। ये तो पूरा आरक्षण का इतिहास था। अब जातिगत जनगणना,
जातिगत जनगणना मतलब जाति के आधार पर कराना कितना कठिन है और कितना मुश्किल, कितना आसान। जातिगत, पहली बात तो जाति बहुत है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 46 लाख जाति थी। अब 46 लाख जाति को कैटेगरी में लाना बहुत आसान काम तो है नहीं। इतना ही नहीं, अपने यहाँ जो एक जाति है बनिया, बिहार में एक जाति है बनिया, वो बिहार में आता है ओबीसी में और यूपी में आता है जनरल में। अब मान लेते हैं कि ये बनिया गया सेंसस होकर के संविधान उधर गया एनएसओ में, तो एनएसओ इस पे किस कैटेगरी में रखेगी? इसमें या इसे स्टेट की तरह अलग अलग बांटेगी? इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस संगठन को। दूसरी बात, जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराना हमारा देश ने हित समझा था, क्योंकि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन 70 साल बीत जाने के बाद भी उस खाई को भरा नहीं गया। 70 साल बाद भी उस खाई को भरा नहीं जा सका। तो क्या आगे 50 साल बाद इस खाई को भरा जा सकता है अभी के आरक्षण के अनुसार? आरक्षण, जाति के आधार पर आरक्षण, और उसी टाइम पर डिमांड था जब हमारा संविधान बने कि अनुपातिक आरक्षण। इसमें एक कीवर्ड समझिए, अनुपातिक आरक्षण। अनुपातिक आरक्षण होता है जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या, इस आधार पर आरक्षण। मान लेते हैं कि ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिला है, हो सकता है इसका संख्या बढ़ जाए। हो सकता है ओबीसी में, मान लेते हैं कि ओबीसी में यादव की जनसंख्या 30% हो जाए, या फिर मान लेते हैं यादव के जगह पर बनिया की जनसंख्या 20% हो जाए, तो ओबीसी अपने में ही लड़ेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि यादव की जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ की राजनीति यादव को ही सपोर्ट करे, या ऐसे भी हो सकता है कि बनिया की संख्या ज्यादा है तो बनिया को विशेष लाभ मिलेगा, या ऐसे भी हो सकता है कि एससी में किसी विशेष समुदाय को है, इसमें तो क्रीमी लेयर की बात है इसलिए इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार की कठिनाई हमारे देश के सामने आ सकती है। लेकिन हमेशा से ये रहा है, आप जो भी कदम उठाएंगे उसका दो पक्ष होगा, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। निर्णय आपके हाथों में होता है कि सकारात्मक ज्यादा प्रभावशील है या नकारात्मक ज्यादा प्रभावशील है। तो अगर सकारात्मक ज्यादा प्रभावशील है, हो सकती है हमारी सरकार के पास में इतना बड़ा दायरा है, इतना बड़ा उनके पास में रिसोर्सेज हैं, उन्होंने कई सारे डेटा लाए होंगे और उन्हें सकारात्मक दिशा मिली हो, इसलिए जाति का आधार उठाया हो। तो इसके इस प्रकार के लाभ हैं और इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार की खामियां हैं। आपको इस जातिगत जनगणना से क्या ही सीखने को मिला? आप जातिगत जनगणना के लिए क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारी क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।